नमस्ते बच्चों, फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन देखा था। अभी हम देखेंगे कि हिम प्रदेश की वनस्पतियों में अनुकूलन कैसा होता है। बर्फीले प्रदेश की वनस्पतियों में उनकी अवरोही शाखाओं का क्या उपयोग होता है। यहाँ पे जो अवरोही शाखा है नीचे झुकी हुई दिख रही है, उनका क्या उपयोग होता है। तो हिम प्रदेश में बर्फ़ गिरती है तो हिमवृष्टि होती है। उस हिमवृष्टि के कारण उस पत्तियों पे बर्फ़ जमा न हो, इसलिए उनके ऊपर बर्फ़ की परत न चढ़े, इसलिए उनकी जो रचना है वो इस तरह की होती है। और पेड़ भी शंकु आकार का होता है। उस शंकु आकार की वजह से वहाँ पे बर्फ़ ठहरती नहीं, नीचे फिसल जाती है, इसलिए वो वनस्पति सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह इसी प्रकार अपनी मोटी छाल के कारण वे ठंड में भी निर्वाह कर सकते हैं। इस तरह हिम प्रदेश की वनस्पतियों की रचना होती है। वनाच्छादित प्रदेश जो है वो अब देखेंगे, जहाँ पे ज़्यादा वृक्ष है, झाड़ियाँ है, पौधे हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के वनस्पति होते हैं। उन वनस्पतियों में सूर्य प्रकाश पाने के लिए स्पर्धा होती है। इसलिए देखो, ये वृक्ष जो है ऊंचा हुआ है, कुछ वृक्ष छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो उनमें सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए उनमें स्पर्धा होती है। उन वनस्पतियों पे कुछ लताएं भी होती है। ये देखो, इस पेड़ के ऊपर हमें ये लताएं दिख रही है, वो भी सूर्य प्रकाश पाने के लिए उस पेड़ के ऊपर लटकती है। कुछ लताओं के तनों पर पाए जाने वाले कमानी स्प्रिंग जैसे लता तंतु तने का अनुकूलन ही है। हमें कभी कभी पेड़ के ऊपर दिखते हैं, देखो लताएं, और उनके आगे ऐसे स्प्रिंग जैसे तने होते हैं, तो उसका यही कारण है कि वो उनका अनुकूलन ही है। अभी घास स्थल की वनस्पतियाँ हम देखेंगे। घास स्थल यानी जहाँ पे ज़्यादातर घास होती है। घास स्थल में बड़ी मात्रा में छोटी ऊंचाई वाली झाड़ियाँ और घास में विविध प्रकार होते हैं। अभी घास रेशेदार जड़ों द्वारा जमीन का क्षरण रोका जाता है। जमीन का क्षरण तो आपको मालूम ही है। जमीन के ऊपर मिट्टी की जो परत होती है वो हवा के कारण या फिर पानी के कारण उसका क्षरण होता है, यानी वो धुल जाती है, और धुलने की वजह से उसका नुकसान होता है। तो जो घास है वो घास के रेशेदार जड़ों से उसका क्षरण रुक जाता है। विषुववृत्तीय प्रदेशों में घास अधिक ऊंचाई वाली होती है। अभी देखो, विषुववृत्तीय प्रदेश और ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली घास में फ़र्क होता है। विषुववृत्तीय प्रदेश में अधिक ऊंचाई वाली घास होती है, तो ठंडे प्रदेश में जो घास पाई जाती है वो कम ऊंचाई वाली होती है। तो विषुववृत्तीय में शेर, बाघ, हाथी, हिरण इस जैसे प्राणी उसमें छिप सकते हैं। तो ठंडे प्रदेश में खरगोश जैसे प्राणी रहते हैं। पहाड़ी ढलान, पठार व मैदानी प्रदेश में बड़ी मात्रा में चरागाह पाए जाते हैं। निरीक्षण करो तथा चर्चा करो। अभी इसमें देखो, आपको एक एक्टिविटी है। आलू, मूंगफली, जिमीकंद यानी सुरन, जलकुंभी, ग्वारपाठा, बबूल, गाजर, प्याज, चुकंदर, करेला, अंगूर तथा तुम्हारे परिसर में मिलने वाली वनस्पतियों के कौन कौन से अंगों में अनुकूलन हुआ है, यह निरीक्षण करके आपकी कॉपी में लिखना है। आप इसमें से बहुत सारे जो वनस्पतियाँ हैं वो आपको मिल जाएंगी, आपके घर में भी रहती है, तो उसका निरीक्षण करके आपको लिखना है। भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुग्रहण। भोजन ग्रहण के लिए अभी सामान्यतः सभी वनस्पतियाँ जमीन पर स्थिर और स्वयंपोषी होती है। स्वयंपोषी यानी वो खुद का भोजन स्वयं बनाती है सूर्य प्रकाश की मदद से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपको मालूम ही है, पिछले साल हमने देखा था। तो उस स्वयंपोषी जो वनस्पति होते हैं बहुत सारे वही होते हैं, लेकिन अमरबेल नाम की जो वनस्पति है वो स्वयंपोषी नहीं रहती। वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकती, क्योंकि उसको पत्ते नहीं होते। याद देखो, ये पीले पीले रंग का जो दिख रहा है वो अमरबेल है। ये अमरबेल जो इसको पत्तियां नहीं रहती, ये इस वनस्पति पे अपना निर्वाह करती है। तो
इनमें अन्य वनस्पतियों के तनों से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के लिए अवशोषक जड़ें होती है। तो वो क्या करती है, उनके पास एक जड़ें रहती है, अवशोषक जड़ें। वो उस वनस्पति की जो जड़ है, वो आधारक वनस्पति में जो जलवाहिनी और रसवाहिनी होती है, उस जलवाहिनी और रसवाहिनी से भोजन और पानी अवशोषित कर लेती है। फफूंदी में पर्णरहित हरित नहीं होता है। पर्ण हरित नहीं होता यानी उसका जो पत्ता रहता है वो हरा नहीं रहता, इसके कारण वो आपका अपना भोजन नहीं बना सकती। तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती, तो वो रोटी, डबल रोटी जैसे कार्बोज पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है। फफूंदी में भोजन अवशोषण करने के लिए जड़ों जैसे तंतु होते हैं, बारीक बारीक जड़ों जैसे तंतु होते हैं। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे घटकों की आवश्यकता होती है। जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा घटपर्णी कीटकों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ये देखो वीनस फ्लाईट्रैप, ये वनस्पति यहाँ पे दिखाई दी गई है। ये कीटकों को आकर्षित करने के लिए, उनको पकड़े रखने के लिए पत्तियों और फूलों में अनुकूलन होता है। ये देखो यहाँ पे आपको दांत जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करते हैं, कीटकों को वो पकड़ लेते हैं और कीटकों का भक्षण करके नाइट्रोजन की मात्रा प्राप्त करते हैं। इंटरनेट मेरा मित्र, यहाँ पे देखो एक वेबसाइट दी गई है www.mbgnet.net। इस संकेत स्थल से वनस्पतियों में पाए जाने वाले अनुकूलन की जानकारी प्राप्त करो। देखो अभी आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें नेट है, तो आप ये जो वेबसाइट दी गई है वो टाइप करो और उस पर आपको वनस्पतियों का अनुकूलन पता चल जाएगा। अभी प्राणियों में किस तरह का अनुकूलन होता है वो देखेंगे। प्राणियों में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन एनिमल्स, तुम्हारे आसपास के तथा तुमने देखे हुए प्राणियों की सूची बनाओ। देखो ये आपको एक अभ्यास है, तुम्हें आसपास के तथा तुमने देखी हुए प्राणियों की एक सूची वही कॉपी में बनाओ। अब समूह में बैठकर मित्रों की बनाई हुई सूची और तुम्हारी सूची प्राणियों की विविधता की तुलना करो। कौन सा प्राणी कहाँ रहता है, क्या खाता है, उनमें रीढ़ की हड्डी, पंख, पूंछ है या नहीं, इन मुद्दों के आधार पर चर्चा करो और तालिका बनाओ। जमीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले प्राणियों के शरीर में कौन से अंतर दिखाई देते हैं। जमीन पर रहने वाले प्राणियों की तुलना में पानी में रहने वाले प्राणियों की त्वचा, शरीर के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। मछली की त्वचा पर शल्क तथा शरीर पर तैरने की सहायता के लिए पर होते हैं। ये देखो यहाँ पे ये मछली दिखाई दे रही है, इस पे यहाँ पे पर होता है। और उसकी शरीर की रचना देखो और हमारे शरीर की रचना देखो या फिर और प्राणी की शरीर की रचना देखो, इसमें आपको फर्क दिखाई देगा। शरीर का आकार दोनों और सकरा होता है। देखो श्वसन के लिए नाक की जगह गलफड़े होते हैं, यहाँ पे गलफड़े होते हैं, ये गलफड़े, इनसे वो श्वसन करते हैं। पलकें पारदर्शी होती है। इन प्राणियों में के शरीर में हवा की थैली होती है। मेंढक, बतख, कछुआ, इनके शरीर का निरीक्षण करो। पैरों का उपयोग उन्हें किस कार्य के लिए होता है। मेंढक पानी में किस अंग द्वारा श्वसन करता है। मेंढक अपनी पिछली लंबी टांगों का उपयोग किस कार्य के लिए करता है। बतख पानी में गीला क्यों नहीं होता। इन सारे सवालों का जवाब आपको लिखना है। आप इनका जवाब ढूंढो और कॉपी में लिखो। अभी हम देखेंगे मेंढक, बतख आदि के पैरों की उंगलियों के बीच पर्दे होने से पैरों का चप्पू की तरह उपयोग होता है। ये देखो यहाँ पे बतख दिखाई दे रहा है, इसके पैर उंगलियों के बीच का पर्दा रहता है। इस पर्दे का उपयोग वो जो है चप्पू की तरह करते हैं। बतख, जलमुर्गी जैसे पक्षियों के पंख और तेलिया होने के कारण पानी ऊपर से फिसल जाता है। पक्षियों के पंख और पर तेलीय होने के कारण
उन पर क्या रहता है, तेलीय पंख होते हैं। पैरों की उंगलियों पर पर्दे, नम चिपचिपी त्वचा, त्रिकोणीय सिर जैसे कारणों से मेंढक पानी में सरलता से तैरता है। पानी में रहने पर वह त्वचा द्वारा श्वसन करता है, जबकि ज़मीन के ऊपर रहने पर फेफड़ों द्वारा। देखो ये ज़रूरी पॉइंट है। मेंढक जो रहता है वो पानी में जब रहता है तो वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, और जब वो ज़मीन के ऊपर रहता है तो फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। इसलिए मेंढक पानी और ज़मीन दोनों स्थानों पर रह सकता है। मेंढक की वैशिष्ट्यतापूर्ण पीठ उसे घास में छिपने के लिए सहायता करती है। कुछ अन्य उभयचर प्राणियों के नाम बताओ जिन्हें तुम जानते हो, उनके अनुकूलन का अध्ययन करो। देखो जैसे मेंढक एक उभयचर प्राणी है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है, उसी तरह और कुछ प्राणियों के नाम आप बताओ, लिखो, और उनमें अनुकूलन कैसा रहता है। जैसे मेंढक की हमने जानकारी ली उस तरह, या बतख की जानकारी ली उस तरह उनका अध्ययन करो और कॉपी में लिखो। अगला जो भाग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।